एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का ये सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें है तुषार की रेल यात्रा, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हम यही पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज में, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट होगी, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक जैसे ही कंप्लीट होगी, हम आपको शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स बना के दे देंगे बहुत शॉर्ट में, ताकि आप बहुत फास्ट रिवाइज कर सकें, ठीक है। लेकिन उस रिवीजन नोट्स को पढ़ने से पहले आपको पूरी एनसीईआरटी एक बार ख़त्म करनी पड़ेगी, चाहे आप वीडियो देख के ख़त्म कर लें या खुद से पढ़ लें, ठीक है। तो जैसे हमारी ये बुक ख़त्म हो जाएगी वैसे ही हम आपको नोट्स दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ हम आपको पीडीएफ बना के दे देंगे अपने नोट्स की। ओके, तो ये है आरंभिक मानव की खोज में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य जो है वो नर्मदा नदी के किनारे 20 लाख साल पहले रहा करता था, और जो एक कुशल संग्राहक था, मतलब जंगलों की विशाल संपदा से वो परिचित था, और वहाँ से वो फल फूल पौधे और जो पत्तियाँ, जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती थी, उसको वो इकट्ठा कर लिया करता था। तो आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किन्हें? जो 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्य रहा करता था। तो आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब क्या हुआ? आखेटक का मतलब शिकार करता था, खाद्य संग्राहक मतलब खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करता था, ठीक है। इसलिए हम उस मनुष्य को क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ओके, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो भोजन के लिए क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, यानी मछलियाँ भी खाते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, मूल का मतलब होता है जड़, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ओके, तो दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल गई हैं। देखिए, पढ़ते समय हमको भले ही इंपॉर्टेंट ना लगें, लेकिन वहाँ पर आपको जो ऑप्शन जब दे देते हैं ना कि वे मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, तो पकड़ते थे कि नहीं पकड़ते थे, वहाँ पर 4 ऑप्शन में ये सब दे देंगे वहाँ पर, और कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे। तो हर एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी, इसको आप ध्यान से देखते रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। तो इसमें यह बताया गया कि वो मनुष्य, उसकी सभ्यता किस स्तर तक पहुंच चुकी थी, कि मतलब उसको ये भी पता था कि कौन से जानवरों को हम पकड़ के खा सकते हैं, किनको नहीं खा सकते हैं, और कौन से फलों को खाना चाहिए, कौन से पौधे विषैले हैं, ये सब चीज़ें उनको, उस मनुष्य को पता थी। इसके बाद है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह में पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। मतलब वो जगह भी बदल लिया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक आया जाया करते थे। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो एक तो वजह ये थी कि भाई जब वहाँ के पेड़ पौधे, फल और जानवरों को खाकर उन्होंने समाप्त कर दिया, तो वो जगह को छोड़कर वे दूसरी जगह चले जाया करते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मतलब दूसरा कारण ये था कि जानवर ही कभी कभी ये है कि अब जगह बदल लिया करते थे, तो इसकी वजह से उनको भी उनके पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं।
इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि भाई जिस मौसम में जहाँ के जंगलों में फल फूल पौधे ये सब मिला करते थे, तो मौसम के हिसाब से वे जगह बदल लिया करते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। यानी चौथा कारण था पानी का, कि बारिश के मौसम में या जब भी पानी समाप्त हो जाता था उनकी जगह पे, तो उनको जगह बदलनी पड़ती थी। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते थे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो ये देखने ध्यान से, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो किसके लिए, किन से औजार बनाए थे? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से भी। तो हड्डियों से बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो बनाए थे औजार, ये ध्यान रखना है आपको। और पत्थरों से भी बनाए और लकड़ियों से। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पर ये चित्र में आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इन औजारों का प्रयोग वो इस प्रकार से करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। इसका मतलब वे झोपड़ियाँ भी बनाते थे। ओके, पत्थर से बने औजार, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। काखंड, ये काखा गागा करके यहाँ पे लिखा है, पत्थर से बने प्राचीनतम औजार। खाखंड में इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। छोटे जो औजार हैं पत्थरों के, इनको कई हजार साल बाद बनाया गया। गा, यहाँ पे खंड लिखा हुआ है, इन्हें और बाद में बनाया गया। तो गा वाले ये हैं। और घा, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। मतलब आज से 10,000 साल पहले इस प्रकार के छोटे बारीक औजारों को बनाया गया था। और यहाँ पे है ये वाले पत्थर आप देख रहे हैं, ये वाले, इन्हें कब बनाया गया? और ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर हैं। तो जो गुटिका ये प्राकृतिक पत्थर ही मिल जाया करते थे पहाड़ों पर, तो उनके बारे में है। इसके बाद है पत्थर के औजारों का उपयोग किस लिए करते थे? एक तो पेड़ को काटने के काम आते थे। हाँ, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। औजारों का प्रयोग, रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर, अब हम नीचे मानचित्र देखेंगे, तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो आखेटक खाद्य संग्राहक जो मनुष्य था वो कहाँ कहाँ मिला है, वो अभी हम आपको चित्र दिखाएंगे, उसमें है। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारों पर पाए गए हैं। तो देखते हैं इसको ध्यान से, और ये चीज़ें हमसे आगे की जो एनसीईआरटी की क्लासेस की जो पुस्तकें होंगी उनमें ये चीज़ें काम में आएंगी। तो पूरा पाषाणिक स्थल जो लाल त्रिकोण में है, वे पूरा पाषाणिक स्थल यानी पाषाण काल से भी पहले, जैसे कुरनूल गुफाएं, यहाँ से देख सकते हैं आप, हुंसगी ये है। उसके बाद भीमबेटका, तो भीमबेटका ये मध्य प्रदेश, जो इस वर्तमान समय में मध्य प्रदेश है, वहाँ पर एक जगह थी। तो ये जगह स्थान जो है पूरा पाषाणिक स्थल के हैं। उसके बाद है नव पाषाणिक स्थल, जो ये स्क्वायर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, नव पाषाणिक स्थल, जैसे कि पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये नव पाषाणिक स्थल हैं। और कोल्डिहेवा, महागढ़ा, ये स्थान है नव पाषाणिक स्थल। इसके अलावा कश्मीर का बुर्जहोम और मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। तो ये याद रखना है कि बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ओके, इसके बाद है महापाषाणिक पुरा स्थल, जो ग्रीन कलर का बिंदु यहाँ दिख रहा है, ये महापाषाणिक पुरा स्थल है, जैसे कि आदिचनलूर, ब्रह्मगिरी, और कौन से, बस आप इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस आप एक नज़र डाल लीजिए,
ताकि आगे कभी हम पढ़ें तो कुछ चीज़ें याद रहें। आरंभिक गांव, जैसे यहाँ पे इनाम गांव लिखा हुआ है। उसके बाद है आधुनिक नगर, तो आधुनिक नगर में जो वर्तमान नगर हैं जैसे कोलकाता है, मुंबई, दिल्ली, जो भी आधुनिक नगर हैं। ओके, तो अब आ गया है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि उद्योग स्थल किसे कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पर, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उद्योग स्थल किस जगह को कहते थे? जहाँ औजार बनाते थे, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। ठीक है, मतलब पत्थरों से औजार बनाने की जगह को उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर ऐसी जगहों पर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। अगर मान लो कोई औजार ठीक से नहीं बना था तो उसको उन्होंने वहीं पे फेंक दिया, छोड़ दिया, जो बाद में प्राप्त हुआ तो इससे पता चला कि इसी जगह पर वे औजार बनाते थे, जिसको उद्योग स्थल कहा गया। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। मतलब अगर वे लोग वहाँ रहने भी लगते थे और औजार भी बनाते थे तो उस स्थान को कह दिया गया आवासीय और उद्योग स्थल। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी साइड में दे दी जाती है। भीमबेटका, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, एक स्थान था प्राचीन समय में। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाएं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें इन निवास स्थलों के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा चुनोगे? ये सब तो हाँ, पुरा स्थल क्या है? ये जो बॉक्स में चीज़ें दी गई रहती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पुरा स्थल किसे कहते हैं? अगर डेफिनेशन पूछ दी जाए, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर प्राचीन समय के औजार, उस समय के बर्तन, वहाँ की इमारतें जैसी वस्तुएं और वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो ठीक है, हम अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पे डेफिनेशन जान लो, पुरा स्थल होता क्या है। तो एनसीईआरटी की एक खासियत है कि हर एक शब्द का मतलब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ओके, पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीके से बनाया जाता था। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो पाषाण औजारों उपकरणों को कैसे बनाया जाता था? एक तो पत्थर से पत्थर को टकराना, 2 पत्थरों को आपस में टकरा के औजार बना लेते थे। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चित्र हाथ में लिए हुए ये उपकरण बनाया जा रहा है। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। तो ओके, एक तो शल्क बनाए गए थे, शल्क निकाल कर बना लेते थे औजार। दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहते हैं। तो दबाव शल्क तकनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रूड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। तो इस तकनीक को क्या कहा गया? दबाव शल्क तकनीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आग की खोज। मानचित्र 2 में जो हम देखेंगे, जो हमने अभी देखा यहाँ पर, मानचित्र 2, कुरनूल, ये कुरनूल गुफा यहाँ पे देखिए। आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा में।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हम आपको जो हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, रिवीजन नोट्स, उसमें भी इसको लिखेंगे। ओके, बस आप यहाँ से समझते चलिए बस हमारे साथ साथ। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मतलब रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आग का प्रयोग किस किस काम के लिए करते थे? एक तो रोशनी के लिए करते थे, प्रकाश के लिए। दूसरा ये है कि जो भोजन पकाने के लिए, यानी मांस जैसे चीज़ों को पकाने के लिए। और तीसरा जानवरों को दूर भगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 12,000 साल पहले, आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो ठीक है, मतलब दूसरे जानवरों को तो मारकर वो खाते ही थे उनका मांस, और मछली भी एक महत्वपूर्ण भोजन था उस समय। तो ये चीज़ याद रखना है कि मछली भी एक महत्वपूर्ण भोजन था। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ओके, इसके बाद है नाम और तिथियाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल मतलब जो शुरुआत का काल था, प्रारंभ का काल था, उसको पुरापाषाण काल कहा गया। यह शब्द दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक है, यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी जिस समय में पत्थर के औजार बनाए गए थे उसको पुरापाषाण काल कह दिया गया। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी आज से 20 लाख साल पहले से लेकर और आज से 12,000 साल पहले तक का समय जो है उसको क्या कहा गया? पुरापाषाण काल। इसको नोट करेंगे हम अपने नोट्स में। ओके, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। किस काल को? पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल या पुरापाषाण युग कह सकते हैं। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? पुरापाषाण काल के दौरान घटित हुई। यानी मानव इतिहास की 99% कहानी वो आज से 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल पहले के बीच में घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा हमें नोट करना पड़ेगा। यानी जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे क्या कहा गया? मेसोलिथ। और मेसोलिथ का मतलब होता है मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। यानी मेसोलिथ का समय, मेसोलिथ या कह सकते हैं मध्य पाषाण युग का समय जो है वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच का माना गया है। और पुरापाषाण काल का था 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का। तो इसको ध्यान रखें। इस काल मतलब मध्य पाषाण युग के काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। तो मेसोलिथ का मतलब होता है मध्य पाषाण युग, और मेसोलिथ में जो औजार थे उनको माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ का मतलब, माइक्रो का शब्द मतलब आप जानते ही हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो माइक्रोलिथ का मतलब हुआ लघु पाषाण, छोटे पत्थर के औजार। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते थे। यानी पुराने भी पाए जाते थे और नए छोटे औजार भी बनाए जाने लगे थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि पुरापाषाण युग काल कब से कब तक का था? 20 लाख से 12,000 साल पहले तक का। उसके बाद आया मध्य पाषाण युग
वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का आया। और नवपाषाण युग की शुरुआत कब हुई? 10,000 साल पहले से और उसके बाद तक। ठीक है, तो इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, तो ठीक है, हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। नवपाषाण युग का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों में नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इनके नाम रखे हैं। साथ ही हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि बटोरना शुरू कर दिया था, यानी शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ी। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ रही है, चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ के पूरा बता रहा हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, यानी उन गुफाओं में जंगली जानवरों के बहुत अच्छे, बहुत सजीव चित्रण उसमें प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक जानवर का प्रचार का पीछा करते हुए एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो इसका मतलब एक बात याद रखनी है कि वे पत्थरों के औजार तो बनाते ही थे, साथ में गुफाओं में चित्र भी बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। उसके बाद है भारत में शुतुरमुर्ग। तो ये भी जान लो भाई शुतुरमुर्ग के बारे में। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो पूरा पाषाण युग कब से कब तक का था? ये याद रखना है, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से, तो पटने एक पुरास्थल का नाम है जो महाराष्ट्र में है, से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महाराष्ट्र के पटने नामक पुरास्थल से, ये याद रखना होगा। इनके कुछ छिलकों पर, किसके छिलकों पर? शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, मनके शायद आभूषण का नाम होगा, जो हम अगले अध्याय में, अगले चैप्टर्स में देखेंगे क्या है। उसके बाद है हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। तो हुंसगी जो हमने मानचित्र में देखा था, यहाँ पर पूरा पाषाण युग की कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। तो आवास और उद्योग स्थल कौन थे? जहाँ पर लोग औजार बनाते थे और रहते भी थे। और उद्योग स्थल कौन थे? जहाँ पर लोग औजार बनाते थे। तो हम इन चीज़ों को रिवाइज भी करते रहें। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो अधिकांश औजार किन से बनाए जाते थे? याद रखना है, चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब औजार तो पत्थरों से भी बनाए जाते थे, हड्डियों से भी बनाए जाते थे, लकड़ियों से भी बनाए जाते थे, लेकिन अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ओके, अन्यत्र। अब अन्यत्र, इसमें फ्रांस की कहानी दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम से हमारे, और हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी जब शुरू करेंगे तो उसमें ही पढ़ लेंगे। ओके, कल्पना करो। तो ये तो कल्पना, हाँ, उपयोगी शब्द हमने कौन कौन से देखे? आखेटक, खाद्य संग्राहक। तो आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? आखेटक का मतलब शिकार करना और खाद्य संग्रह का मतलब भोजन एकत्रित करना। तो आरंभिक मानव कैसा था? आखेटक और खाद्य संग्राहक मानव था। पूरा स्थल का मतलब हम जान ही गए हैं। उद्योग स्थल का मतलब जहाँ लोग औजार बनाते थे। आवासीय स्थल जहाँ लोग रहते थे। पूरा पाषाण का मतलब 20 लाख से लेकर और 12,000 साल तक का समय।
मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 साल पहले तक का, और 10,000 साल के बाद का समय। उसके बाद लघु पाषाण। लघु पाषाण ओके, मतलब नवपाषाण युग। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: मध्य पाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा था, कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद तीसरा चैप्टर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।